नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइन। केंद्र सरकार ने शुरू की पीएम राहत योजना। योजना के तहत पहले इलाज, बाद में भुगतान का अपनाया जाएगा मॉडल। 1.5 लाख रुपए तक का होगा इलाज बिना जेब से पैसा दिए। केंद्र सरकार ने अर्बन चैलेंज फंड को दी मंजूरी। अर्बन चैलेंज फंड एक नई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। योजना के तहत केंद्र सरकार देगी 1 लाख करोड़ रुपए की सहायता। और 12वीं सदी का चन्ना केशव मंदिर सुर्खियों में। निर्माण करवाया था 1117 ईस्वी में होयसल राजा विष्णुवर्धन ने। कर्नाटक के वेल्लूर में स्थित है ये भव्य मंदिर। वो बाहर कैजुअलिटी में कोई मरने की हालत में रहा तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है क्या? मुन्ना भाई का ये डायलॉग आपने सुना होगा, लेकिन ये डायलॉग अपने आप में गंभीर सवाल पूछता है। दोस्तों, सड़क हादसों में अक्सर पहली लड़ाई इलाज की नहीं, पैसे की होती है। अस्पताल एडमिट करने से पहले पैसा जमा करने को बोलता है। इस कड़वी हकीकत को बदलने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम राहत योजना शुरू की है। पीएम राहत यानी रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड अश्योर्ड ट्रीटमेंट। नाम ही बताता है कि फोकस लाइफ सेविंग इंटरवेंशन और अश्योर्ड ट्रीटमेंट पर है। उद्देश्य साफ है कि हादसे के बाद पहले इलाज हो, बाद में भुगतान का मॉडल स्थापित किया जाए, ताकि गोल्डन आवर में किसी की जान केवल पैसे के कारण न चली जाए। खास बात यह है कि इस योजना को 112 वाले इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ा गया है। यानी अब पीड़ित या कोई भी गुड समार्टियन सीधे 112 डायल करेगा और नजदीकी डेजिग्नेटेड अस्पताल और एम्बुलेंस सहायता पा सकेगा। यानी इस योजना में इमरजेंसी रिस्पांस को सेंट्रलाइज्ड और स्ट्रीमलाइन्ड बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि इसका सबसे अहम प्रावधान है कैशलेस ट्रीटमेंट। किसी भी श्रेणी की सड़क पर हुए हादसे का पात्र पीड़ित 1.5 लाख रुपए तक का इलाज बिना जेब से पैसा दिए करा सकेगा। इतना ही नहीं, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों तरह के अस्पतालों को भुगतान की गारंटी भी मिलेगी। आगे बात करें तो तकनीकी स्तर पर यह योजना 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को जोड़ती है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का ईडार यानी इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का TMS 2.0 ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। इसका मतलब यह है कि एक्सीडेंट डेटा और पेमेंट वर्कफ्लो आपस में इंटीग्रेटेड होंगे, जिससे रीइंबर्समेंट प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो सकेगी। वहीं भुगतान मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड MVAF से किया जाएगा। यदि दोषी वाहन इंश्योर्ड है तो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के योगदान से राशि दी जाएगी। वहीं अनइंश्योर्ड या हिट एंड रन मामलों में भुगतान केंद्र सरकार के बजटीय आवंटन से होगा। इस योजना में शिकायतों के लिए भी व्यवस्था तय है। जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी के अंतर्गत नामित ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर मामलों को देखेगा। इसकी अध्यक्षता डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करते हैं। कुल मिलाकर पीएम राहत केवल एक मुआवजा योजना नहीं है, बल्कि इमरजेंसी केयर को फाइनेंशियल अश्योरेंस से जोड़ने का प्रयास है। दोस्तों, अब कानपुर भिड़ने वाला है भोपाल से और पटना रेस लगाएगा जयपुर से। भारत के कई शहरों के बीच एक अनोखी प्रतिस्पर्धा शुरू होने वाली है। नहीं, कबड्डी नहीं है या IPL जैसी प्रतिस्पर्धा नहीं है। ये कौन सी प्रतिस्पर्धा है और क्यों होने वाली है, ये बस आप कुछ ही मिनटों में जान जाएंगे। भारत की अगली आर्थिक छलांग शहरों से आने वाली है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारे शहर इसके लिए तैयार भी हैं? इसी सोच के साथ केंद्र सरकार ने अर्बन चैलेंज फंड को मंजूरी दी है। देखिए, अर्बन चैलेंज फंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की एक नई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका लक्ष्य ऐसे शहर तैयार करना है जो रेजिलियंट हों, प्रोडक्टिव हों, इंक्लूसिव हों और क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव हों। यानी शहरी विकास को केवल इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं, बल्कि गवर्नेंस और सस्टेनेबिलिटी से जोड़कर देखा जा रहा है। अब बात करते हैं योजना के डिटेल्स की। इस योजना के तहत केंद्र सरकार 1 लाख करोड़ रुपए की सहायता देगी। ये योजना फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से फाइनेंशियल ईयर 2030-31 तक चलेगी और जरूरत पड़ने पर फाइनेंशियल ईयर 2033-34 तक बढ़ाई जा सकती है। लेकिन सबसे दिलचस्प शर्त फंडिंग पैटर्न में है। दोस्तों, शर्त यह है कि किसी भी परियोजना के लिए कम से कम 50% वित्तीय संसाधन मार्केट सोर्सेज से जुटाने होंगे, जैसे म्युनिसिपल बॉन्ड्स, बैंक लोन्स या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसका मतलब यह है कि शहरों को फाइनेंशियल डिसिप्लिन और क्रेडिट वर्दीनेस से सुधारना होगा। क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब है कि ऋण योग्यता या ऋण चुकाने की क्षमता और विश्वसनीयता। आसान भाषा में कहें तो किसी व्यक्ति, किसी कंपनी या सरकार की वो क्षमता और भरोसेमंद स्थिति
जिससे ये आकलन किया जाता है कि वो लिया गया कर्ज समय पर चुका पाएगी या फिर नहीं। मान लीजिए अगर किसी शहर की क्रेडिट वर्दनेस अच्छी है तो बैंक या निवेशक आसानी से लोन दे देंगे या म्युनिसिपल बॉन्ड्स में निवेश करेंगे, क्योंकि उन्हें भरोसा होगा कि पैसा समय पर वापस मिलेगा। ये शर्त थी 50% वित्तीय संसाधन पाने के लिए। अब बाकी जो बचा हिस्सा है वो राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, अर्बन लोकल बॉडीज या फिर अन्य स्रोतों से आएगा। यह भी जानना जरूरी है कि शहर का चयन कैसे होगा। आपको बता दें, चयन चैलेंज मोड में होगा, यानी जो शहर सबसे बेहतर रिफॉर्म ओरिएंटेड और हाई इंपैक्ट प्रपोजल देंगे उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। फोकस केवल निर्माण पर नहीं बल्कि अर्बन गवर्नेंस रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सिस्टम्स, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और साइंटिफिक अर्बन प्लानिंग पर भी रहेगा। एक और महत्वपूर्ण प्रावधान की बात कर लेते हैं। इस योजना में 5,000 करोड़ का डेडिकेटेड कॉर्पस भी है, जो 4,223 शहरों, खासकर टियर 2, टियर 3 शहरों की क्रेडिट वर्दनेस बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छोटे शहर भी पहली बार मार्केट फाइनेंस तक पहुंच सकें। यह फंड 10 लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियों और 1 लाख से अधिक आबादी वाले प्रमुख औद्योगिक शहरों को कवर करेगा। साथ ही पहाड़ी राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों और 1 लाख से कम आबादी वाले छोटे अर्बन लोकल बॉडीज को क्रेडिट रीपेमेंट गारंटी स्कीम के तहत समर्थन मिलेगा। कुल मिलाकर अर्बन चैलेंज फंड केवल अनुदान योजना नहीं है, बल्कि शहरों को आत्मनिर्भर, वित्तीय रूप से सक्षम और सुधारोन्मुख बनाने की कोशिश है। अब असली चुनौती ये होगी कि क्या हमारे शहर कंपटीशन और रिफॉर्म्स की इस कसौटी पर खरे उतर पाते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एआई की दुनिया में असली जंग एल्गोरिदम्स की नहीं है, असली जंग है सप्लाई चेन्स की। भाई, चिप्स कहां बनेंगी, रेयर मिनरल्स किसके पास होंगे, डेटा सेंटर्स किसके कंट्रोल में होंगे? इन्हीं सवालों के जवाब किसी देश को एआई सुपर पावर या सुपर लूजर बना सकते हैं। खैर, भारत के लिए तो अच्छी खबर यह है कि भारत ने पैक्स सिलिका घोषणा पर साइन कर दिया है। अब पैक्स सिलिका पहल क्या है और यह भारत के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, आइए समझ लेते हैं। दोस्तों, पैक्स सिलिका पहल को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने दिसंबर 2025 में लॉन्च किया था। मकसद बिल्कुल साफ था। मकसद था ऐसी सिलिकॉन सप्लाई चेन को बनाना जो ट्रस्टेड देशों के बीच हो और जिस पर हॉस्टाइल पावर्स का दबाव न चले। यानी सीधा संदेश चीन के लिए था, भले नाम न लिया गया हो। इस पहल में क्रिटिकल मिनरल्स से लेकर सेमीकंडक्टर्स, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स तक पूरी वैल्यू चेन को री इंजीनियर करने की बात की गई थी। मजेदार बात यह है कि इसके लॉन्च के समय भारत को बाहर रखा गया था। उस सूची में जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यूके, नीदरलैंड्स जैसे देश थे, लेकिन भारत नहीं था। क्यों नहीं था? दरअसल उस समय इसे ट्रेड डील की खटास और बॉर्डर स्ट्रेटजिक हेजिटेशन से जोड़कर देखा गया। पर वैश्विक कूटनीति में स्थायी दूरी जैसी कोई चीज होती नहीं। अब यूएस एम्बेसडर के आने के बाद सुर बदले, ट्रेड फ्रेमवर्क पर सहमति बनी और भारत भी अब पैक्स सिलिका में शामिल हो चुका है। यह भी समझिए कि भारत के लिए यह केवल किसी एलीट क्लब में शामिल होने की फॉर्मेलिटी नहीं है। भारत के लिए इसका मतलब है एआई और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में इंस्टीट्यूशनल बैकिंग, खासकर तब जब भारत ने अपना सेमीकंडक्टर मिशन देर से शुरू किया। इसके साथ एक और आयाम भी जुड़ा है और यह है निवेश। अमेरिकी कंपनियों द्वारा भारत के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश की संभावना जताई जा रही है। अब खुद सोचिए, एक तो भारत का सेमीकंडक्टर मिशन अपेक्षाकृत देर से शुरू हुआ, ऊपर से इस सेक्टर में चीन का डोमिनेंस सबको पता ही है। इसलिए पैक्स सिलिका भारत के लिए बहुत जरूरी है। इसके जरिए भारत में ग्लोबल सप्लाई चेन इंटीग्रेशन तेज हो सकता है और भारत एआई सेक्टर का एक बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। इनफैक्ट इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में अमेरिकी टेक दिग्गज जैसे सुंदर पिचाई और सैम ऑल्टमैन की मौजूदगी ये संकेत देती है कि नई टेक इकोसिस्टम में भारत को एक अहम नोड के रूप में देखा जा रहा है। सीधी बात यह है कि एआई की दौड़ अब कोड से ज्यादा कंट्रोल की है। जो सप्लाई चेन की पकड़ बनाएगा वही नैरेटिव और मार्केट दोनों को कंट्रोल करेगा। पैक्स सिलिका में भारत की एंट्री उसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। क्या भारत के हेल्थ केयर में एआई आना चाहिए? अगर हां, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? कैसे इतने सेंसिटिव सेक्टर में एआई को नियम, जवाबदेही और भरोसे के ढांचे में बांधा जाएगा? दोस्तों, असली चर्चा यहीं से शुरू होती है। दरअसल इंडिया एआई समिट के मंच से 2 नाम सामने आए, सही और बोध। चलिए समझते हैं कि दोनों क्या हैं। पहले सही की बात करते हैं। इसका पूरा नाम है स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर फॉर इंडिया, लेकिन इसे किसी ऐप या सॉफ्टवेयर की तरह मत सोचिए। यह दरअसल एक पॉलिसी फ्रेमवर्क है। देखिए, पिछले कुछ सालों में एआई आधारित डायग्नोस्टिक टूल्स, इमेजिंग एल्गोरिदम्स और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स तेजी से बढ़े हैं। यहां तक कि कई स्टार्टअप्स तो दावा करते हैं कि उनका एल्गोरिदम डॉक्टर से बेहतर डायग्नोस कर सकता है।
अब सवाल यह है कि कौन तय करेगा कि वो एल्गोरिदम बायस्ड नहीं है। एल्गोरिदम किस डेटा पर ट्रेंड है? क्या वो ग्रामीण भारत के मरीजों पर भी उतना ही एक्यूरेट है जितना मेट्रो सिटीज में? सही इन्हीं सवालों के जवाब के लिए फ्रेमवर्क बना रहा है। मतलब एआई सॉल्यूशन सीधे हॉस्पिटल में इंस्टॉल नहीं होगा, पहले उसकी वैलिडेशन होगी, डेटा गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स देखे जाएंगे, क्लिनिकल रिलायबिलिटी को चेक किया जाएगा और उसके बाद लागू होगा। यानी गवर्नेंस, डिप्लॉयमेंट, पोस्ट डिप्लॉयमेंट मॉनिटरिंग, पूरा लाइफ साइकिल नजर में रहेगा। अब बोध की बात कर लीजिए। इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर यानी आईआईटी कानपुर ने नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ मिलकर डेवलप किया। पूरा नाम है बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ एआई। इसकी असली ताकत इसकी प्राइवेसी प्रिजर्विंग अप्रोच में है। देखिए, एआई मॉडल को परखने के लिए रियल वर्ल्ड हेल्थ डेटा चाहिए, लेकिन हेल्थ डेटा बेहद संवेदनशील होता है, सेंसिटिव होता है। अगर डेटा सेट्स खुले में साझा कर दिए जाएं तो प्राइवेसी खतरे में पड़ सकती है। बोध ये रास्ता बदलता है। बोध के तहत मॉडल को डेटा तक लाया जाता है, डेटा को मॉडल के पास नहीं भेजा जाता। यानी अंडरलाइंग डेटा सेट शेयर किए बिना इवैल्यूएशन संभव होता है। खास बात यह है कि यह प्लेटफॉर्म आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत एक डिजिटल पब्लिक गुड के रूप में तैयार किया गया है। यानी मकसद मोनोपोली बनाना नहीं, बल्कि एक ट्रांसपेरेंट बेंचमार्किंग इकोसिस्टम को खड़ा करना है, जहां अलग अलग डेवलपर्स के एआई मॉडल्स की तुलना की जा सके। असल में दोस्तों, हेल्थ एआई की सबसे बड़ी चुनौती टेक्नोलॉजी नहीं है, ट्रस्ट है। अगर डॉक्टर को एल्गोरिदम पर भरोसा नहीं तो एडॉप्शन रुक जाएगा। अगर मरीज को लगे कि डेटा मिसयूज हो सकता है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसलिए सही पॉलिसी फ्रेमवर्क देता है और बोध टेक्निकल क्रेडिबिलिटी। एक नियम बनाता है और दूसरा उसे मेजरेबल बनाता है। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी आईक्यू लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा प्लस बैच 2027, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, मार्गदर्शन और सारथी कार्यक्रमों के माध्यम से 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ्स और 18 बुक्स का सेट। टेस्ट में टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी पीआरपी और एमआरपी डिसिप्लिन के साथ फोकस भी देंगे। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यानी आईजीपी के साथ अंतिम दौर तक स्टडी आईक्यू आपका साथ निभाएगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगी पूरी फीस वापस। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी आईक्यू के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर आप 2028 में अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए भी बैचेस अवेलेबल हैं। अगर अब भी कोई सवाल हो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए या मुझे सीधा मेल कीजिए amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2027, आपकी प्रतिज्ञा हमारा मार्गदर्शन। इस पिक को देखिए, क्या है ये कैसा एरियल व्हीकल है? दोस्तों, भारत को अपनी बॉर्डर पर हर वक्त निगरानी करनी पड़ती है। अब निगरानी करने के लिए हमें बहुत एडवांस्ड सैटेलाइट चाहिए और काफी सारी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हर बार लॉन्च में काफी खर्च होता है और अंतरिक्ष कचरे की समस्या दूसरी तरफ है ही। इमेजिन कीजिए अगर कोई ऐसा तरीका मिल जाए कि निगरानी के लिए हर बार सैटेलाइट लॉन्च करना जरूरी ना हो तो। एक ऐसी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? ऐसा पॉसिबल होने वाला है। अब भारत ऐसी टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है जो आसमान में ही तैरता हुआ सैटेलाइट बन सके। दरअसल हाल ही में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने भारतीय वायुसेना के लिए एयरशिप्स बेस्ड हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट यानी ASHAPS की खरीद को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दी है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि अब यह परियोजना औपचारिक रूप से रक्षा खरीद प्रक्रिया में आगे बढ़ेगी। अब ASHAPS होते क्या है? ASHAPS दरअसल सोलर पावर्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं। ये स्ट्रेटोस्फेयर में लगभग 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर काम करते हैं। यह ऊंचाई कमर्शियल एयरक्राफ्ट की उड़ने की ऊंचाई से लगभग दोगुनी होती है। अब ये समझते हैं कि ASHAPS और ट्रेडिशनल सैटेलाइट्स में क्या अंतर होता है। दोस्तों, हमें पता है कि पारंपरिक सैटेलाइट्स कम से कम 200 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट में घूमते हैं और इन्हें रॉकेट लॉन्च की जरूरत पड़ती है। करोड़ों रुपए खर्च होते हैं इस प्रोसेस में। वहीं ASHAPS को जमीन से उड़ाकर लंबे समय तक एक ही क्षेत्र के ऊपर रोका जा सकता है। इसकी खासियत यह है
कि दिन में सोलर पैनल से ऊर्जा लेकर और रात में हाई डेंसिटी बैटरीज का उपयोग करके ये प्लेटफॉर्म महीनों यहां तक कि सालों तक हवा में बने रह सकते हैं। और इसी वजह से इन्हें सूडो सैटेलाइट कहा जाता है, क्योंकि क्षमता सैटेलाइट जैसी है, लागत लेकिन काफी कम है। अब ये भी समझिए कि रणनीतिक रूप से इसकी सबसे बड़ी ताकत है परसिस्टेंट सर्विलांस। हैप्स किसी विशेष सीमा क्षेत्र के ऊपर लगातार होवर करता है और रियल टाइम मॉनिटरिंग दे सकता है। हाई डेफिनेशन ऑप्टिकल और इंफ्रारेड कैमराज के साथ ये व्हीकल टारगेट ट्रैकिंग, बॉर्डर पेट्रोलिंग, मैरीटाइम सर्विलांस, नेविगेशन सपोर्ट और यहां तक कि मिसाइल डिटेक्शन जैसे मिशनों के लिए उपयोगी है। अब गर्व की बात यह है कि भारत भी इस दिशा में स्वदेशी क्षमता विकसित कर रहा है। बेंगलुरु स्थित नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज हैप्स पर काम कर रहा है। फरवरी 2024 में कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के चल्लाकेरे एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में एक स्केल डाउन प्रोटोटाइप का सफल परीक्षण किया गया। 23 केजी वजन और 12 मीटर विंग स्पैन वाले इस प्रोटोटाइप ने लगभग 8.5 घंटे तक 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरी और सभी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पूरे किए। दोस्तों, अगर एज हैप्स पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाता है तो भारत को सैटेलाइट और ड्रोन के बीच की उस कड़ी तक पहुंचा सकता है जहां निगरानी अधिक लचीली, किफायती और कंसिस्टेंट हो सकती है। आने वाले समय में यह सीमा सुरक्षा और रक्षा रणनीति का अहम हिस्सा बन सकता है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब केवल कोडर्स और डेटा साइंटिस्ट तक सीमित नहीं रहेगा? कैसा होगा अगर कोई पान ठेले वाला या सब्जी बेचने वाला चैट जीपीटी का यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा ले, या कोई गांव में पढ़ने वाला स्टूडेंट एआई से एडिटिंग कर सके या कोड लिख सके? ऑब्वियसली अच्छा ही होगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एआई की एबीसीडी सीखें कहां से? नेट पर कई प्लेटफॉर्म्स सिखाते तो हैं, लेकिन कई बहुत महंगे हैं या फिर अंग्रेजी में तकनीकी भाषा में सिखाते हैं जो सामान्य व्यक्तियों के पल्ले तो नहीं पड़ता। तो क्या है इसका समाधान? इसी सोच के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने युवा एआई फॉर ऑल के तहत कौशल रथ पहल लॉन्च की। इसका मकसद साफ है। मकसद है अब एआई को एलीट लोगों की स्किल नहीं बल्कि मास लिटरेसी बनाना है। युवा एआई फॉर ऑल पहल मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत शुरू की गई है। बहरहाल, कौशल रथ पहल अपने प्रकार का पहला फ्री कोर्स है। यह भारत के हर नागरिक, खासकर युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियादी समझ देने के लिए तैयार किया गया है। 4.5 घंटे का सेल्फ पेस्ड कोर्स है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि छात्र, प्रोफेशनल और जिज्ञासु नागरिक एआई के बेसिक्स से कंफर्टेबल हो सके। इसमें जटिल टेक्निकल शब्दों के बजाय सरल भाषा और भारतीय संदर्भों के उदाहरणों का उपयोग किया गया है। इससे सीखना प्रैक्टिकल हो जाता है और रिलेटेबल है। इस पहल का लक्ष्य 1 करोड़ नागरिकों को फाउंडेशनल एआई स्किल्स से सशक्त बनाना है। अगर आपको भी सीखना है तो ध्यान रखिए, यह कोर्स फ्यूचर स्किल्स प्राइम और आई गॉट कर्मयोगी जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स पर फ्री उपलब्ध है। खास बात यह है कि कोर्स पूरा करने पर भारत सरकार की तरफ से आधिकारिक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, सर्टिफिकेशन भी होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह 100% फ्री और ओपन है। इसमें कोई एलिजिबिलिटी बैरियर नहीं है, यानी कोई भी व्यक्ति कहीं भी कभी भी अपनी गति से सीख सकता है। कुल मिलाकर युवा एआई फॉर ऑल के तहत कौशल रथ पहल केवल एक कोर्स नहीं है बल्कि एक डिजिटल लिटरेसी के अगले चरण की शुरुआत है। अगर ब्रॉड पिक्चर देखेंगे तो डिजिटल इंडिया पहला चरण था। अब एआई लिटरेसी उसका अगला स्वाभाविक विस्तार माना जा सकता है। अब देखना यह है कि क्या यह पहल वास्तव में एआई को जन जन तक पहुंचा पाती है या फिर नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील अचानक हरे रंग की चादर ओढ़ ले तो इसका मतलब क्या होता है? दोस्तों, हाल ही में लेक विक्टोरिया का पानी डरावने तरीके से हरा पड़ गया। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि हालात अब डेंजर लाइन पार कर चुके हैं। सबसे पहले समझते हैं लेक विक्टोरिया आखिर क्या है, कहां है। दोस्तों, यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी ट्रॉपिकल लेक मानी जाती है। लगभग 69,484 स्क्वायर किलोमीटर में फैली यह विशाल झील मुख्यतः तंजानिया और युगांडा में स्थित है, जबकि इसकी सीमा केन्या से भी लगती है। दिलचस्प बात यह है कि भूमध्य रेखा इसे लगभग बीच से काटती है। दोस्तों, उत्तरी अमेरिका की लेक सुपीरियर के बाद यह पृथ्वी की दूसरी सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक मानी जाती है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण अगर देखेंगे तो लगभग 359 किलोमीटर और चौड़ाई 240 किलोमीटर के आसपास है। यह पश्चिमी और पूर्वी रिफ्ट वैली के बीच फैले विशाल पठार के केंद्र में एक उथले डिप्रेशन को भरती है। अब सवाल यह है कि इसका पानी हरा क्यों हो रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह एल्गल ब्लूम यानी शैवाल की अत्यधिक वृद्धि का परिणाम है। अब एल्गल ब्लूम क्या होता है? आमतौर पर एग्रीकल्चरल रन ऑफ
अनट्रीटेड सीवेज और औद्योगिक कचरा जब झील में जाता है तो झील में नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट्स इनकी मात्रा बहुत बढ़ जाती है और इसकी वजह से माइक्रोस्कोपिक एल्गी तेजी से बढ़ने लगते हैं। यही वृद्धि पानी को गाढ़े हरे रंग में बदल देती है। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं होती। ये एल्गी पानी में घुली ऑक्सीजन को कम कर देते हैं, जिससे मछलियां और अन्य एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स दम घुटने से मर सकते हैं। कई बार ये टॉक्सिक होते हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है। लेक विक्टोरिया सिर्फ एक जलाशय नहीं है, बल्कि यह नील रिवर सिस्टम की लाइफलाइन है। इसमें गिरने वाली प्रमुख नदी कगेरा रिवर है, जो यही झील आगे चलकर नील नदी के लिए मुख्य रिजर्वायर का भी काम करती है। यानी यहाँ का इकोलॉजिकल इम्बैलेंस पूरे नील बेसिन पर असर डालेगा। याद रखिए, नील केवल एक नदी नहीं है, बल्कि कई देशों की कृषि, पेयजल और अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। वहीं आर्थिक दृष्टि से अगर देखेंगे तो ये झील दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर फिशरीज को सपोर्ट करती है। हर साल लगभग 10 लाख टन मछली उत्पादन होता है। करीब 2 लाख तो लोग सीधे मछली उद्योग में यहाँ काम करते हैं और लगभग 40 लाख लोगों की आजीविका इससे जुड़ी है। अगर एल्गल ब्लूम लगातार बढ़ता रहा तो फिश स्टॉक घट सकता है, फूड सिक्योरिटी और रोजगार दोनों पर संकट आ सकता है। अब सवाल है कि क्या ये सिर्फ पॉल्यूशन का मामला है? पूरी तरह नहीं। क्लाइमेट चेंज भी इसमें भूमिका निभा रहा है। तापमान बढ़ने से पानी की सतह गर्म होती है, जिससे स्ट्रेटिफिकेशन बढ़ती है और नीचे की परतों में ऑक्सीजन की कमी और तेज हो जाती है। कम हवा और अधिक गर्मी एल्गल ब्लूम को और बढ़ावा देती है। यानी ये एनवायरमेंटल मिसमैनेजमेंट और ग्लोबल वार्मिंग का संयुक्त परिणाम है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह रिवर्सिबल है? वैज्ञानिक कहते हैं अगर न्यूट्रिएंट इनफ्लो को नियंत्रित कर लिया जाए, सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम्स को सुधार लिया जाए और रीजनल कोऑपरेशंस मजबूत हों तो स्थिति को कुछ हद तक सुधारा जा सकता है। लेकिन अगर देरी हुई तो इकोलॉजिकल टिपिंग पॉइंट पार हो सकता है। क्या भारत अब पाकिस्तान को रावी नदी के पानी की एक एक बूंद के लिए तरसाएगा? दोस्तों, हाल की खबरों में यह चर्चा तेज है। आइए समझते हैं पूरा मामला क्या है। जम्मू कश्मीर और पंजाब सीमा पर स्थित शाहपुर कांडी डैम ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है। इस डैम के पूरा होने के बाद भारत रावी के उस अतिरिक्त पानी को रोक सकेगा जो बरसात के मौसम में पाकिस्तान की ओर बह जाया करता था। अब डैम की लोकेशन को समझते हैं। ये परियोजना रावी रिवर पर पंजाब के पठानकोट जिले में है। यह पहले से मौजूद रंजीत सागर डैम के डाउनस्ट्रीम में बनाई जा रही है। यानी रंजीत सागर डैम से छोड़ा गया पानी सीधे बेकार नहीं जाएगा, बल्कि शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट के जरिए उससे बिजली भी बनेगी और सिंचाई भी होगी। अब थोड़ा इंस्टीट्यूशनल बैकग्राउंड को देखते हैं। इस परियोजना को 2008 में नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया गया था। कुल लागत लगभग 3,394 करोड़ रुपए है, जिसमें 80% हिस्सा पंजाब सरकार दे रही है और शेष 20% केंद्र सरकार वहन कर रही है। निर्माण का काम पंजाब सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा किया जा रहा है। लंबे समय तक यह परियोजना अंतर्राज्यीय मतभेदों और प्रशासनिक देरी के कारण अटकी भी रही, लेकिन अब यह अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है। तकनीकी दृष्टि से यह 55.5 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी डैम है, जिसकी स्थापित विद्युत क्षमता 206 मेगावाट है। इसके साथ लगभग 7.7 किलोमीटर लंबा हाइडल चैनल भी विकसित किया गया है। यानी यह केवल एक जल संग्रहण संरचना नहीं है, बल्कि मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट की तरह काम करेगा। यानी इससे पावर जनरेशन भी होगा और इरिगेशन भी। अब इसका वास्तविक प्रभाव क्या होगा, ये समझते हैं। अनुमान है कि इससे पंजाब में लगभग 5,000 हेक्टेयर भूमि और जम्मू कश्मीर के सांबा और कठुआ जिलों में लगभग 32,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। ये खासकर उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है जहां पहले पर्याप्त नहर तंत्र नहीं था। कृषि उत्पादकता बढ़ने की संभावना है, जिससे किसानों की आय में सुधार हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू रणनीतिक है और अंतर्राष्ट्रीय है। रावी, सतलुज, ब्यास जैसी पूर्वी नदियों का जल का उपयोग भारत को 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पूर्ण अधिकार के साथ प्राप्त है। लेकिन कई वर्षों तक भारत इन नदियों के उपलब्ध जल का पूरा उपयोग नहीं कर पाया, जिसके कारण जो अतिरिक्त पानी था वो पाकिस्तान की ओर बहता रहा। शाहपुर कंडी डैम उस अनयूटिलाइज्ड शेयर को हार्नेस करने की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि यह परियोजना ट्रीटी के दायरे में भारत के वैध अधिकारों के अंतर्गत आती है। इसका उद्देश्य पानी छीनना नहीं है, बल्कि अपने हिस्से के पानी का उपयोग करना है। यही कारण है कि इसे कृषि, ऊर्जा और जल प्रबंधन तीनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोस्तों, हाल ही में बायो बेस्ड केमिकल्स और एंजाइम्स को डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बायो ई3 नीति के तहत प्राथमिकता क्षेत्र घोषित किया गया। आइए समझते हैं सबसे पहले कि बायो बेस्ड केमिकल्स क्या होते हैं। देखिए,
ये वे औद्योगिक रसायन हैं जो फॉसिल फ्यूल्स की जगह बायोलॉजिकल फीड स्टॉक्स जैसे गन्ना, मक्का, स्टार्च या बायोमास रेसिड्यूज से बनाए जाते हैं। इनका उत्पादन प्रायः फर्मेंटेशन या एंजाइमेटिक प्रोसेस के तहत होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे लैक्टिक एसिड, जैसे ऑर्गेनिक एसिड्स, बायो एल्कोहल्स, सॉल्वेंट्स, सरफेक्टेंट्स और ऐसे इंटरमीडिएट्स जो प्लास्टिक्स, कॉस्मेटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स में उपयोग होते हैं। ये भी समझिए कि परंपरागत रसायन मुख्यतः पेट्रोलियम आधारित होते हैं, जिनसे कार्बन एमिशन और हजार्डस वेस्ट की समस्या जुड़ी रहती है। इसके विपरीत बायो बेस्ड विकल्प रिन्यूएबल संसाधनों पर आधारित होते हैं। इनसे फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम होती है, हजार्डस बाई प्रोडक्ट्स अपेक्षाकृत कम निकलते हैं और कुल कार्बन फुटप्रिंट घट सकता है। चूंकि कई बायो बेस्ड केमिकल्स कृषि अवशेष या जैविक कचरा से बनते हैं, इसलिए ये सर्कुलर इकोनॉमी को भी बढ़ावा देते हैं, यानी जहां वेस्ट ही रिसोर्स बन जाता है। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस की। वर्तमान में बायो बेस्ड उत्पादन पेट्रोकेमिकल विकल्पों से महंगा पड़ता है, जिससे मार्केट एडॉप्शन धीमा रहता है। दूसरी चुनौती है रिलायबल फीड स्टॉक सप्लाई और बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की। यदि कच्चे माल की स्थिर उपलब्धता ना हो तो स्केल अप करना कठिन हो जाता है। कुल मिलाकर बायो बेस्ड केमिकल्स केवल एक पर्यावरणीय पहल नहीं है, बल्कि एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट गोल्स और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जोड़ने वाला क्षेत्र है। दोस्तों, आपने यूरोपियन यूनियन के बारे में तो सुना होगा, लेकिन अब अफ्रीकन यूनियन चर्चा में है। इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में हाल ही में अफ्रीकी संघ का वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। देखिए, अफ्रीकन यूनियन की स्थापना 2002 में हुई थी। इसने 1963 में बने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी OAU की जगह ली थी। OAU का फोकस औपनिवेशिक विरासत से मुक्ति और एकजुटता पर था। वहीं अफ्रीकन यूनियन ने उस एजेंडा को आगे बढ़ाते हुए डेवलपमेंट, आर्थिक एकीकरण, शांति और वैश्विक मंच पर अफ्रीका की सामूहिक आवाज को प्राथमिकता दी। इसका मुख्य उद्देश्य है अफ्रीकी देशों के बीच यूनिटी, कोऑपरेशन और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महाद्वीप के हितों को मजबूती से रखना। इसका मुख्यालय अदीस अबाबा, इथोपिया में, जो अफ्रीकी कूटनीति का केंद्र माना जाता है। संरचना की बात करें तो इसका सर्वोच्च निर्णयकारी निकाय असेंबली है, जिसमें सदस्य देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शामिल होते हैं। यही संस्था अंतिम नीति दिशा तय करती है। इसके नीचे एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जिसमें विदेश मंत्री शामिल होते हैं और जो नीतिगत सिफारिशें तैयार करता है। प्रशासनिक कार्यों के लिए AU कमीशन जिम्मेदार है, जो असेंबली और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के निर्णयों को लागू करती है। वहीं पीस एंड सिक्योरिटी काउंसिल महाद्वीप में संघर्ष, तख्तापलट और आतंकवाद जैसे खतरों से निपटने का दायित्व संभालती है। अफ्रीकन यूनियन की एक खासियत यह भी है कि यह केवल सरकारों का मंच नहीं है। पैन अफ्रीकन पार्लियामेंट और इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल काउंसिल इकोसॉक जैसे संस्थानों के लिए भी अफ्रीकी संघ में जगह है। दोस्तों, आज जब चीन, अमेरिका, यूरोप और रूस सभी अफ्रीका में अपने अपने हित साध रहे हैं, अफ्रीकन यूनियन की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। ये मंच तय करता है कि अफ्रीका केवल प्रभाव का क्षेत्र रहेगा या खुद एक संगठित शक्ति बनकर वैश्विक समीकरणों को प्रभावित करेगा। भारत की स्टार्टअप कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या देश के पास इतना कैपिटल है जो डीप टेक और हाई रिस्क इनोवेशन को लंबी दौड़ तक सहारा दे सके। कहीं कैपिटल की कमी स्टार्टअप के लिए एक हर्डल न बन जाए। दोस्तों, इसी बैकग्राउंड में केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 को मंजूरी दी। चलिए डिटेल में समझते हैं। देखिए, स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 सरकार की व्यापक स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत लॉन्च किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी और इसी में इसके गठन को स्वीकृति दी गई। ये पिछले फंड ऑफ फंड्स मॉडल का अगला चरण है, लेकिन इस बार फोकस अधिक रणनीतिक और टारगेटेड है। खास बात यह है कि इस योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए का कोष निर्धारित किया गया है और ये ध्यान रखिएगा कि इसका उद्देश्य सीधे स्टार्टअप्स को पैसा देना नहीं है, बल्कि वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम को मजबूत करना है। यानी ये फंड VC फंड में, वेंचर कैपिटल फंड्स में निवेश करेगा और वे आगे स्टार्टअप्स को पूंजी उपलब्ध कराएंगे। इससे लॉन्ग टर्म डोमेस्टिक कैपिटल मोबिलाइज करने की कोशिश है ताकि विदेशी निवेश पर निर्भरता कम हो जाए। खास बात यह भी है कि इस बार फंडिंग अप्रोच सेगमेंटेड और प्रायोरिटी बेस्ड रखी गई है। इसमें डीप टेक, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और टेक ड्रिवन इनोवेशन जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि इन क्षेत्रों में निवेश जोखिम भरा और लंबी अवधि का होता है। साथ ही अर्ली ग्रोथ स्टेज फाउंडर्स को सेफ्टी नेट देने पर जोर है ताकि शुरुआती चरण में फंडिंग की कमी के कारण अच्छे विचार दम न तोड़ दें। एक अहम पहलू इसका नेशनल रीच भी है। लक्ष्य यह है कि निवेश केवल बेंगलुरु, दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े मेट्रोज तक सीमित न रहे, बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी इनोवेशन इकोसिस्टम विकसित हो। भाई, ऐसा तो है नहीं ना कि इनोवेशन केवल महानगरों तक ही सीमित हो।
इसके अलावा हाई रिस्क कैपिटल गैप्स को भरने और छोटे घरेलू वीसी फंड्स को मजबूत करने पर ध्यान है, ताकि भारत का अपना वेंचर कैपिटल बेस गहराई पकड़ सके। कुल मिलाकर स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 केवल एक वित्तीय पैकेज नहीं है, बल्कि कैपिटल आर्किटेक्चर को मजबूत करने का प्रयास है। अगर यह सही ढंग से लागू हो गया तो भारत की स्टार्टअप इकोनॉमी को क्वांटिटी से क्वालिटी की तरफ ले जाने में इसकी अहम भूमिका हो सकती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अब प्रधानमंत्री के नए कार्यालय परिसर को सेवा तीर्थ कहा जाएगा? लेकिन बात यह है कि सेवा तीर्थ की असली चर्चा इसलिए नहीं हो रही कि ये एक प्रशासनिक इमारत है, बल्कि इसलिए हो रही है कि इसकी वास्तु किससे प्रेरित है। बताया गया है कि इसके डिजाइन 12वीं सदी के चेन्नाकेशव मंदिर से प्रेरित है और यहीं से मंदिर का इतिहास फिर से सुर्खियों में आ गया। चेन्नाकेशव मंदिर को केशव या विजय नारायण मंदिर भी कहा जाता है। यह कर्नाटक के बेलूर में स्थित 12वीं शताब्दी का भव्य मंदिर है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है और इसका निर्माण 1117 ईस्वी में होयसल राजा विष्णुवर्धन ने करवाया था। माना जाता है कि 1116 में चोलों पर तलक्कड़ की लड़ाई में जीत के बाद इस मंदिर का निर्माण शुरू कराया गया। यह मंदिर यगाची नदी के तट पर स्थित है। इसे पूरा बनाने में लगभग 103 साल लगे हैं, यानी 3 पीढ़ियों का श्रम इसमें समाया है। इसकी ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व के कारण इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी प्राप्त है। दोस्तों, वास्तुकला की दृष्टि से यह होयसल शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। होयसल शिल्पकारों ने मंदिर बनाने में सोप स्टोन का इस्तेमाल किया। इससे बारीक और जटिल नक्काशी संभव हो सकी। अगर आप तस्वीर में गौर करेंगे तो यह मंदिर एक ऊंचे चबूतरे या जगती पर बना है और चारों ओर से प्राकार यानी दीवार से घिरा है। वहीं प्रवेश द्वार पर विजयनगर शैली का गोपुरम इसकी भव्यता को बढ़ाता है। वहीं मंदिर की बाहरी दीवारों पर देवी देवताओं, पौराणिक कथाओं और काल्पनिक जीवों की अद्भुत नक्काशी है। यहाँ 80 से अधिक मदनिका मूर्तियां हैं जो नृत्य, शिकार और प्रकृति के विभिन्न रूपों को दर्शाती हैं। परिसर में स्थित सीढ़ीदार कुआं भी इसकी विशिष्ट पहचान है। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी आईक्यू लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा प्लस बैच 2027, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, मार्गदर्शन और सारथी कार्यक्रमों के माध्यम से 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ्स और 18 बुक्स का सेट। टेस्ट में टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी पीआरपी और एमआरपी डिसिप्लिन के साथ फोकस भी देंगे। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यानी आईजीपी के साथ अंतिम दौर तक स्टडी आईक्यू आपका साथ निभाएगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगी पूरी फीस वापस। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी आईक्यू के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर आप 2028 में अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए भी बैचेस अवेलेबल हैं। अगर अब भी कोई सवाल हो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए या मुझे सीधा मेल कीजिए amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2027, आपकी प्रतिज्ञा हमारा मार्गदर्शन। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित कौन से सवाल है। पहला सवाल, पीएम राहत योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना सड़क दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख तक कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत सभी भुगतानों का वहन केवल केंद्र सरकार के बजटीय आवंटन से किया जाएगा। यह योजना इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम 112 से इंटीग्रेटेड है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है या हैं? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3। अगला प्रश्न, अर्बन चैलेंज फंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस योजना के अंतर्गत किसी भी परियोजना के लिए कम से कम 50% वित्तीय संसाधन मार्केट सोर्सेज से जुटाना अनिवार्य है। शहरों का चयन चैलेंज मोड के आधार पर किया जाएगा। योजना के तहत केंद्र सरकार संपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और राज्यों का कोई योगदान नहीं होगा। कौन से कथन सही है या हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, पैक्स सिलिका पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य ट्रस्टेड देशों के बीच सिलिकॉन और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को सुदृढ़ करना है। यह पहल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और क्रिटिकल मिनरल्स सहित पूरी वैल्यू चेन के पुनर्गठन की बात करती है। यह एक बहुपक्षीय संधि है जिसके तहत सदस्य देशों पर सेमीकंडक्टर निर्यात प्रतिबंध लगाना कानूनी रूप से बाध्यकारी है। कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3।
अगला प्रश्न है, सही और बोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही एक पॉलिसी फ्रेमवर्क है जो हेल्थ केयर में एआई के गवर्नेंस, वैलिडेशन और लाइफ साइकिल मॉनिटरिंग के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। बोध के अंतर्गत एआई मॉडल का मूल्यांकन करने के लिए अंडरलाइंग हेल्थ डेटा सेट्स को सार्वजनिक रूप से साझा करना अनिवार्य है। कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। अगला प्रश्न है, एज हैप्स एयरशिप्स बेस्ड हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्ट्रेटोस्फीयर में उच्च ऊंचाई पर लंबे समय तक किसी विशिष्ट क्षेत्र के ऊपर होवर कर सकता है और सैटेलाइट लाइक सर्विलांस क्षमता प्रदान करता है। चूंकि यह सूडो सैटेलाइट है, इसलिए इसे कक्षा में स्थापित करने के लिए रॉकेट लॉन्च की आवश्यकता होती है। यद्यपि इसकी ऑपरेशनल ऊंचाई सैटेलाइट से कम होती है। कौन सा से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, एक और दो, न तो एक न ही दो। अगला प्रश्न है, युवा एआई फॉर ऑल पहल के तहत कौशल रथ का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भारत में एआई आधारित स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता देना, युवाओं और नागरिकों को फाउंडेशनल एआई लिटरेसी प्रदान करना, केवल सरकारी कर्मचारियों को एडवांस्ड एआई ट्रेनिंग देना, या फिर भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, लेक विक्टोरिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी ट्रॉपिकल लेक मानी जाती है। यह नील नदी प्रणाली के लिए एक प्रमुख रिजर्वायर का कार्य करती है। यह पूर्वी और पश्चिमी रिफ्ट वैली के बीच स्थित एक गहरे भ्रंश में स्थित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या फिर एक, दो और तीन। अगला प्रश्न है, अफ्रीकन यूनियन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी स्थापना 2002 में हुई और इसने 1963 में स्थापित ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी का स्थान लिया। इसका मुख्यालय अदीस अबाबा इथोपिया में है। इसका सर्वोच्च निर्णयकारी निकाय एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जिसमें सदस्य देशों के विदेश मंत्री शामिल होते हैं। कौन से कथन सही हैं? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या फिर एक, दो और तीन। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। अगले शनिवार रात 9 बजे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहां इसकी पीडीएफ उपलब्ध होती है। पिछले हफ्ते जो सवाल मैंने पूछे थे, उनके जवाब आपके सामने स्क्रीन पर दिखेंगे, और इस हफ्ते जो सवाल मैंने पूछे, उनके जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।